दोस्तों टाटा मोटर्स का रिसेंटली डीमर्जर हुआ था दो कंपनियों में और दो के दोनों स्टॉक्स स्टॉक मार्केट में अभी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे इन्वेस्टर्स का यही है कि दोनों कंपनियां कर क्या रही हैं, दोनों कंपनियों का बिजनेस क्या है, इन दोनों में से पुराना स्टॉक कौन सा है और दोनों में ग्रोथ का क्या पर्सपेक्टिव है। तो डिटेल में बात करेंगे इसी के बारे में इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए जो भी हम यहाँ पे डिस्कशंस करते हैं उनमें स्टॉक्स की किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग कॉल्स नहीं होती हैं। तो कल की वीडियो में हमने वेदांता के डीमर्जर के बारे में डिस्कशन किया था। हमने देखा था कि कैसे वेदांता लिमिटेड 5 अलग कंपनियों में बन चुकी है और 5 अलग स्टॉक्स ट्रेड भी कर रहे हैं। वहाँ पे डिफरेंट सिनारियो था, टाटा मोटर्स के केस में डिफरेंट सिनारियो। डिफरेंट कैसे है, बिजनेस के टर्म्स में है या ओवरऑल एग्जीक्यूशन के टर्म्स में है, आगे डिटेल में आपको समझ में आएगा। यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है, जस्ट इन केस अगर आप बैंगलोर में हैं या 4-5 जुलाई के आसपास बैंगलोर आने वाले हैं तो फिनग्रेड की तरफ से जो भी आयोजित किया जा रहा है ये ट्रेड IQ एंड इन्वेस्ट IQ का इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग रिलेटेड कॉन्सर्ट, इसमें आप जरूर से जरूर आइए, आप हमसे मिल सकते हैं। यहाँ पर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको सीखने को मिलेंगी। 2 दिन का ये कॉन्सर्ट है तो प्लान करके आप आ सकते हैं। दोनों दिन में यहाँ पर आपको लंच एंड स्नैक्स दिए जाएंगे, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि टाटा मोटर्स जो है जो 2 कंपनियों में बटी है, इसके बारे में हमने वीडियो बनाई थी जब इसका डीमर्जर हुआ था एंड हमने आपको बताया था कि किसको क्या मिलेगा, यानी कि एग्जिस्टिंग टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर्स को किन किन कंपनियों के शेयर्स मिलेंगे। वो बात तो पुरानी हो चुकी है, यहाँ पे कंपनियाँ लिस्ट भी हो चुकी हैं, स्टॉक्स भी ट्रेड करने लगे हैं, बट कन्फ्यूजन वही है कि टाटा मोटर्स का स्टॉक कौन सा है, पुराना वाला स्टॉक कौन सा है, नया वाला स्टॉक कौन सा है। तो उसको जानने के लिए सिंपल सा ऑल टाइम चार्ट मैंने लगा दिया है एंड यहाँ पे ये 2005 से जो आपको चार्ट दिख रहा है, राइट, ये चार्ट है TMPV का, यानी कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का। ठीक है, और दूसरा चार्ट यहाँ पे जो आपको दिखेगा, दूसरा चार्ट मैंने लगा दिया और दूसरा चार्ट यहाँ पे 12 नवंबर 2025 से दिख रहा है। तो ये जो 12 नवंबर 2025 से दिख रहा है ये है TMCV का, यानी कि टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल। तो जो 2 कंपनियां बनी थी, राइट, 2 कंपनियां जो डीमर्ज होके बनी थी वो डीमर्ज हुई थी टाटा मोटर्स लिमिटेड से, और डीमर्जर के बाद 2 कंपनियां बन गई थी। एक कंपनी थी TMPV और दूसरी कंपनी थी TMCV, यानी कि कॉमर्शियल व्हीकल। तो सिंपल सी बात है, आपको अगर समझना है, याद रखना है तो आप ऐसे याद रखते हैं कि पैसेंजर व्हीकल और कॉमर्शियल व्हीकल। पैसेंजर व्हीकल मतलब जो हम कार्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो पैसेंजर व्हीकल हो गई। कॉमर्शियल व्हीकल मतलब जिस बसेस में हम ट्रैवल करते हैं, बसेस हो गए, ट्रक्स हो गए, कॉमन मैन उसको इस्तेमाल नहीं करता है, जनरली वो कॉमर्शियल पर्पज के लिए होती है। ठीक है, तो दोनों के सिंबल्स अलग अलग हैं। TMCV एक का सिंबल है जिसका कि कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के अंडर बिजनेस है और दूसरे का सिंबल है TMPV, यानी कि टाटा मोटर्स का जो पुराना सिंबल था वो अब नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बदला है, टाटा मोटर्स के बिजनेसेस बदले हैं, यानी कि टाटा मोटर्स के अंदर बहुत तरह के बिजनेसेस थे, राइट, कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के हो या पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के हो या जैगुआर लैंड रोवर वगैरह हुआ करती थी। ये सब बिजनेसेस कहीं ना कहीं से अब 2 अम्ब्रेला के अंडर में आ गए हैं, 2 अलग अलग बिजनेस के अंडर में आ गए हैं। एक बिजनेस के अंडर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स जो कार्स वगैरह मैन्युफैक्चर हो रही हैं या जो छोटे छोटे व्हीकल्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो है, प्लस जैगुआर लैंड रोवर है, और दूसरे बिजनेस सेगमेंट के अंदर है कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट्स, यानी कि जो ट्रक्स हो गई, बसेस हो गई या हैवी व्हीकल्स हो गए या डिफेंस रिलेटेड व्हीकल्स हो गए, वो सब आ चुके हैं यहाँ पे कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में। अब इन दोनों की अलग अलग अपनी मैनेजमेंट टीम्स है, दोनों के अलग अलग प्रमोटर्स हैं, दोनों के अलग अलग ओवरऑल बिजनेस सेगमेंट्स हो चुके हैं। अब दोनों फोकस कर रही है अपने अलग अलग ग्रोथ पाथ पर। तो अभी तक क्या था, मैनेजमेंट एक था, काम एक तरह से हो रहा था और वहाँ पे कहीं ना कहीं से मैनेजमेंट को लगा कि अगर 2 कंपनियों में कर दिया जाए तो हो सकता है कि ग्रोथ में एक्सेलरेशन आ सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेसेस क्या सोचते हैं, कहीं ना कहीं से वो ग्रोथ करने की सोचते हैं और ग्रोथ के लिए जनरली डीमर्ज कर दी जाती हैं बिजनेसेस कंपनियों द्वारा। अब यहाँ पे अगर हम इन दोनों के फंडामेंटल समझें कि कर क्या रही हैं, सेपरेटली अगर हम समझें कि फंडामेंटल्स के हिसाब से जो फंडामेंटल पैरामीटर्स होते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट वगैरह, ये सब कैसे हैं, और साथ ही साथ दोनों में जब डीमर्जर हुआ है, तो जैसे कल हम वेदांता के केस में हमने देखा था कि 2 कंपनियों को तो बहुत ज़्यादा वेटेज मिल गया,
लेकिन बाकी जो कंपनियां थी वो छोटी कंपनियां हो गई, माइक्रो कैप टाइप की, स्मॉल कैप टाइप की कंपनियां हो गई। तो यहाँ पे इन दोनों कंपनियों में क्या वेटेज है ये भी हमारे लिए समझना जरूरी है। तो ऐसे में अगर हम समझते हैं तो वहाँ पे फिर डिसीजन मेकिंग हमारे लिए थोड़ी सी आसान हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में जो ट्रक्स वगैरह हैं या जो कैरियर व्हीकल्स होती हैं, इन सब की अगर हम सेगमेंट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड यहाँ पे करीब करीब 4,28,000 के आसपास रही हैं। एंड स्टैंड अलोन रेवेन्यू यहाँ पे देखें तो करीब 77,400 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। एबिटा 13% के आसपास रहा है। तो ऑल इन ऑल इनके हिसाब से जो भी इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, FY 2026 हैज़ बीन द बेस्ट परफॉर्मेंस येट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल सेल्स, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कैश फ्लोज एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो इन्होंने जो इवैको का एक्विजिशन किया था वो Q2 FY 2027 तक मोस्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एंड जो इवैको है राइट, ये मोर ओवर प्योरली इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की कंपनी है। अब दोनों कंपनियां अलग अलग हो चुकी है यहाँ पे, चाहे पैसेंजर व्हीकल हो चाहे कॉमर्शियल व्हीकल हो राइट। हम यहाँ पे कॉमर्शियल व्हीकल की अभी पहले बात कर रहे हैं। दोनों कंपनियों में कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत ज़्यादा बोलबाला रहेगा। क्यों? क्योंकि आने वाले समय के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है इवन सरकार हमारी। और साथ ही साथ पेट्रोल एंड डीजल की रिसेंटली जो भी हमने किल्लतें देखी हैं राइट, चाहे वो क्रूड ऑयल की वजह से हो चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोजर की वजह से हो, बट कहीं ना कहीं से वो देखने को मिली है। तो अब धीरे धीरे ही सही कहीं ना कहीं से फोकस देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट पर। तो ऐसे में दोनों कंपनियां, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की टाटा मोटर्स लिमिटेड हो चाहे वो कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की हो, दोनों कंपनियां फोकस करने लगी हैं कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट पर। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिए तो जो टोटल मार्केट शेयर है राइट, इनका टारगेट है करीब करीब 40% करने का नेक्स्ट FY 2027 तक, जो कि करेंटली यहाँ पे 35-36% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम फंडामेंटल्स देखें TNCV यानी कि टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के, तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी 34% के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36% के आसपास है, डिविडेंड यील्ड 0.93% है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, डेट टू इक्विटी मात्र 0.44 है। डेट इन्होंने अपना बहुत ही शानदार तरीके से रिड्यूस किया। जनरली हम देखते हैं कि ऑटो सेक्टर की कंपनियों में डेट टू इक्विटी 1 से ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं कंपनी के बिज़नेस को रन करने के लिए। उनको एक्सपेंशन करना होता है, नए नए बिजनेसेस, जैसे कि अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के लिए ऑलमोस्ट बहुत सारा एक्सपेंडिचर करना होता है। तो ऐसे में उनका डेट टू इक्विटी 1 से ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की जो TNCV है, इसका डेट टू इक्विटी मात्र 0.44 है। पेट्रोस्की स्कोर यहाँ पे 5 का है। एंड साथ ही साथ प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें अगर हम, तो 40 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो जनरली प्राइस टू अर्निंग रेशियो जब हम देखते हैं तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो के कंपेरिजन में प्राइस टू अर्निंग रेशियो कहाँ पे खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखें तो इंडस्ट्री PE जो है 33 के आसपास है, बट कंपनी का PE ऑलरेडी 40 पहुँच चुका है। तो कहीं ना कहीं से ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है कि कंपनी ओवर वैल्यूएशंस की तरफ होती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड, देखिए सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी दो इंपॉर्टेंट डाटा। मैं हमेशा इस पे फोकस क्यों करता हूँ, क्योंकि कंपनी कोई बिजनेस करती है और जो बिजनेस करती है उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट करती है, और जो रेवेन्यू जनरेट करती है अगर उससे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिल रहा है उसको, तो फिर भैया बिजनेस काहे का करना, काहे, कोई धर्मशाला तो है नहीं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं पे, तो हमारा ये हक बनता है पूछने का, समझने का, सीखने का कि भैया जो कंपनी बिजनेस कर रही है उस बिजनेस से क्या प्रॉफिट निकल के आ रहा है एट द एंड ऑफ द डे। क्योंकि प्रॉफिट नहीं निकलेगा तो हमारे इन्वेस्टमेंट से कहाँ पे रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स FY 2025 में देखिए तो करीब 58,000 करोड़ रुपए के आसपास थी, एंड प्रॉफिट यहाँ पे करीब 3,195 करोड़ रुपए के आसपास था। लेटेस्ट डाटा देखें तो 83,000 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे सेल्स है, एंड 3,030 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें TNCV का, यानी कि कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की कंपनी का, तो प्रमोटर्स यहाँ पे करीब 42% के आसपास दिख रहे हैं, 22% यहाँ पे पब्लिक दिख रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको करीब करीब 35-36% के आसपास FIs एंड DIs देखने को मिल रहे हैं। तो मैं हमेशा इस बात पर फोकस करता हूँ कि जब भी हम एनालिसिस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जरूर से जरूर चेक कर लेना चाहिए कि उस कंपनी में, जिस कंपनी में एनालाइज कर रहे हैं फंडामेंटल्स को, उस कंपनी में FIs एंड DIs हैं, एंड हैं तो
कब से बने हुए हैं, उनका हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड क्या रह रहा है। ये नहीं कि वो 1 2 3 क्वार्टर्स के लिए आते हैं, प्राइसेस पंप कर देते हैं और फिर से निकल के चले आते हैं। तो कंसिस्टेंसी अगर डाटा में नहीं दिख रही है तो ऐसी कंपनियां थोड़ी सी वहाँ पर रिस्की होती हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट का, तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी इन्होंने कहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एवर ईयर रहा है, जहाँ पे 6,40,000 व्हीकल्स के आसपास इन्होंने सेल किए। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट यहाँ पे देखें तो करीब करीब 15% के आसपास रहा है। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में नंबर 2 पे रैंक हुई है। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे इनका बिजनेस भी अच्छा गया है कंपेयर टू द लास्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, इसके साथ ही साथ CNG एनुअल वॉल्यूम्स आप देखिए तो ड्रास्टिकली यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से नंबर ऑफ व्हीकल्स जो CNG व्हीकल्स है उनकी ग्रोथ देखने को मिली है। FY 2023 में मात्र 41,000 के आसपास CNG व्हीकल्स सेल हो रहे थे, यहाँ पे ऑलरेडी 1,70,000 का आंकड़ा छू चुकी है पर्टिकुलर कंपनी FY 2026 में। इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स जो है एनुअली वो बहुत शानदार तरीके से ग्रो होते हुए दिखाई दी है। करीब करीब इसमें 90 गुना के आसपास ग्रोथ हुई है FY 2026 से। तो यहाँ पे मात्र 1-1.5 के आसपास गाड़ियाँ सेल हुई थी जब कोविड का समय था। EV की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब करेंटली देखें तो FY 2026 में करीब करीब 92,000 गाड़ियों के आसपास की ऑलरेडी सेल हो चुकी है इस पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो 2 कंपनियाँ हैं, 2 कंपनियों का बिजनेस भी अलग अलग है, बट दोनों के साथ टाटा मोटर्स लगा हुआ है। तो टाटा मोटर्स यहाँ पे कहने का मतलब ये नहीं कि दोनों का मैनेजमेंट भी सेम है, दोनों का ओवरऑल जो प्रमोटर्स हैं वो भी सेम है, सब कुछ अलग अलग है। बट टाटा मोटर्स जैसे कि होता है एक जनरेशनल हाउस है, ब्रांड हाउस है, उसका नाम दोनों कंपनी के आगे जोड़ा गया है। ठीक है, तो दोनों हैं अलग अलग कंपनियां, दोनों लिस्टेड हैं अलग अलग, दोनों का स्टॉक्स अलग अलग ट्रेड कर रहा है, दोनों के बिजनेसेस अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है। इसलिए दोनों की एनालिसिस भी हमें अलग अलग करनी चाहिए और अलग अलग इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस की अगर हम बात करें तो FY 2024 में मात्र 2,540 व्हीकल के आसपास सेल हुई थी, चाहे वो साउथ अफ्रीका की बात हो, नेपाल की बात हो, भूटान की बात हो, जो ऐसे नेशंस है राइट, वहाँ पे भी इनके व्हीकल्स सेल होते हैं। इनफैक्ट अशोक लेलैंड की भी हम बात करें तो श्रीलंका में भी हमने देखा था कि इनकी बसेस, अशोक लेलैंड की बसेस देखने को मिल रही थी। तो इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं राइट, वहाँ पे भी टाटा मोटर्स या अशोक लेलैंड जैसी कंपनियों के बसेस या पैसेंजर व्हीकल्स, कार्स वगैरह हमें देखने को मिलती हैं। अब आपने कहीं देखा है ऐसी कंट्रीज़ में तो कमेंट करके जरूर बताइए। FY 2025 में मात्र 2,670 के आसपास की व्हीकल सेल हुई थी। और यहाँ पे देखिए तो इंटरेस्टिंग डाटा है, 10,200 व्हीकल्स ऑलरेडी FY 2026 में सेल होते हुए दिखाई दिए है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के। अब ऐसे में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल यानी कि TMPV के अगर हम फंडामेंटल्स देखें तो आप देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी 76% के आसपास रह रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मात्र 2% के आसपास है। तो ये डाटा थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 76% बट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड केवल 2%, ये थोड़ा सा कंसर्निंग फिगर हो सकता है। डिविडेंड यील्ड 0.85% के आसपास है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, डेट टू इक्विटी 0.71 का है, पित्रोस्की स्कोर 7 का है, सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों की मात्र 1.5% के आसपास रही। सेल्स में अगर कंपनी नहीं ग्रो कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं ग्रो कर रही है तो थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्टर होता है राइट। प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे मात्र 1.51 का है। तो जब ये कंपनी रिसेंटली डीमर्ज हुई थी राइट, तो जो पैसेंजर व्हीकल है राइट वो पुरानी कंपनी थी, मतलब पैसेंजर व्हीकल को रिटेन किया गया। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल मतलब पुरानी कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड हम कह सकते हैं। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे डाटा नेसेंट स्टेज में है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो फिगर्स हमें यहाँ पे स्क्रीनर की वेबसाइट पे देखने को मिल रहा है राइट, वो थोड़ा बहुत वेरिफिकेशन हमें करने की और ज़रूरत है, थॉरो एनालिसिस करने की और ज़रूरत है, क्योंकि जनरली ऐसा डाटा नहीं देखने को मिलता कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो 1 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 76% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2% है एंड ग्राहम नंबर 1200-1300 के आसपास है। तो हो सकता है कि ये कंबाइंड डाटा कहीं ना कहीं से देखने को मिल रहा हो TMCV और TMPV का। तो आप लोग जरूर से जरूर देखिए और बताइए। वैसे ग्राहम नंबर जब मैंने कैलकुलेट किया TMPV का तो वो करीब करीब 36 से 40 के बीच में आ रहा है। तो जस्ट बिकॉज कि कहीं हम कोई प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं डज नॉट मीन कि हम उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करें, हमारी भी थोड़ी बहुत एनालिसिस होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको सिखाता रहता हूँ कि कैसे हम ग्राहम नंबर निकालते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी हमने ट्रेडबिन्स के पोर्टल पे देखा तो वहाँ पे 5-5.5% के आसपास देखने को मिल रहा है TMPV का। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर हम सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 2015 में करीब 2,63,000 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स था।
यहाँ पे करीब 14,000 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। रीसेंट डाटा के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3,35,000 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स देखने को मिल रहे हैं और करीब 82,000 करोड़ रुपए के आसपास ओवरऑल नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है TMPV यानी कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट का। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम ध्यान दें तो जून 2023 में करीब 46% के आसपास यहाँ पे प्रोमोटर्स थे, 18% पब्लिक थी और यहाँ पे करीब 35% के आसपास हमें FIs एंड DIs देखने को मिल रहे थे। और लेटेस्ट डाटा पे अगर हम ध्यान दें तो 42% के आसपास प्रोमोटर्स है, 23% पब्लिक और यहाँ पे करीब 35-36% के आसपास हमें FIs एंड DIs देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सो दो अलग अलग कंपनियों में बढ़ चुकी है टाटा मोटर्स लिमिटेड। हालांकि टाटा मोटर्स लिमिटेड जो है वो नाम रिटेन किया गया है एक कंपनी के लिए जो कि है टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की कंपनी। तो इस बात से आप कंफ्यूज मत होइएगा, टाटा मोटर्स लिमिटेड जो पुरानी हुआ करती थी वही नाम रिटेन किया गया है, बट वो TMCV इस पर्टिकुलर सिंबल के अंदर ट्रेड करती है और जो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल है कंपनी जो कि लिस्ट हुई है डीमर्जर के बाद वो TMPV के सिंबल पे शेयर ट्रेड करता है। ठीक है, तो इनका मेन बिजनेस क्या है? पैसेंजर व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड जैगुआर लैंड रोवर आता है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। अप्रॉक्स मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर हम देखें तो इसका 1,30,000 करोड़ रुपए के आसपास है एंड ओवरऑल कंबाइंड वैल्यू अगर हम देखें तो 46% के आसपास है कंबाइंड विथ टाटा मोटर्स लिमिटेड। तो टाटा मोटर्स लिमिटेड पहले जो होती थी अगर डीमर्ज ना हुआ होता तो करीब यहाँ पे 2,60,000 करोड़ रुपए के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। टाटा मोटर्स लिमिटेड का करीब 1,50,000 करोड़ रुपए के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो यहाँ पे बड़ा भाई, थोड़ा सा बड़ा भाई कह सकते हैं कि 54% के आसपास की कंबाइंड वैल्यू का शेयर है टाटा मोटर्स लिमिटेड के पास। तो दोनों में कहीं ना कहीं से इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश की गई है। सो ऑल इन ऑल हम कह सकते हैं कि दोनों कंपनियां कहीं ना कहीं से इंडिपेंडेंटली अपने ग्रोथ पर फोकस कर सकती हैं, अनलाइक वेदांता के केस में। तो वेदांता के केस में हमने देखा था कि दो कंपनियों में तो बहुत ज़्यादा वेटेज मिल गया, लेकिन जो छोटी छोटी कंपनियां ऑयल एंड गैस वाली हो गई या पावर वाली हो गई वो कहीं ना कहीं से स्मॉल कैप टाइप की हो गई हैं। हालांकि जो स्मॉल कैप की कंपनियां होती हैं उनमें ग्रोथ पर्सपेक्टिव कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मेरी नज़र में यहाँ पे पर्सनली सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी होती है क्लैरिटी, यानी कि क्लैरिटी अगर हमें है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल एंड टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल में तो हम ये समझ सकते हैं आसानी से कि पोर्टफोलियो में किस तरह के स्टॉक्स होने चाहिए, किस तरह के बिजनेसेस होने चाहिए, क्योंकि बिजनेस समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। डीमर्जर खुद कोई वेल्थ क्रिएट नहीं करता है। जो भी एग्जिस्टिंग टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स रहे होंगे इंक्लूडिंग मी, हमें किसी भी तरह का एक्स्ट्रा वेल्थ नहीं मिला। जो भी हमारे पास था वही डीमर्ज होकर दो कंपनियों में बढ़ गया। अब यहाँ से ग्रोथ डिपेंड करती है ओवरऑल बिजनेस एग्जीक्यूशन पर, बेटर कैपिटल एलोकेशन पर और हायर प्रॉफिटेबिलिटी पर। अगर आपको कहा जाए कि आपको सिर्फ एक कंपनी चूज करनी है तो आप कौन सी कंपनी चूज करेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। आई थिंक यहाँ से अब आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल इन दोनों में डीमर्जर के बाद क्या कहानी बन रही है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जस्ट इन केस अगर आपने इन्फॉर्मेशन मिस कर दी तो ट्रेड IQ, इन्वेस्ट IQ जो इन्वेस्टिंग कॉन्सर्ट है बैंगलोर में 4 और 5 जुलाई को, वहाँ पे जरूर से जरूर आइए। आप हमसे इन पर्सन मुलाकात कर सकते हैं। ये फिनग्रेड के द्वारा वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टिंग कॉन्सर्ट है। तो मिलते हैं यहाँ पर। और जस्ट इन केस अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलाया अभी तक तो आप एंजल वन के साथ ओपन कर सकते हैं। एंजल वन की भी लिंक्स और डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एंजल वन के हम ऑथराइज पार्टनर हैं, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी इश्यूज आते हैं, कुछ भी आपको ज़रूरत होती है इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो आप इसके जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए और हाँ, वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।